हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आज के एपिसोड में यानी एपिसोड 3 में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के पाठ 3। इस पाठ का नाम है फ्रांस की क्रांति। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति या जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं, उसकी विश्व के इतिहास में क्या भूमिका रही। हम ये भी जानेंगे कि इस फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में एक नया दौर शुरू किया। इस क्रांति के शुरू होने से यूरोप में राजतांत्रिक व्यवस्था का अंत शुरू हुआ। सिर्फ यही नहीं, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में नए विचार आए, जो कि थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दोस्तों, इन 3 विचारों को फ्रांस की विश्व के इतिहास में अहम विरासत माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको याद हो, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लौटने के बाद फ्रांसीसी सैनिकों ने अपने देश जाकर फ्रांस की जनता के बीच राजतंत्र के बारे में जागरूकता फैलाई। दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ाई की। अमेरिका से प्रभावित हो अब फ्रांस की बारी थी कि वो अपने देश में बदलाव लाए। चलिए देखते हैं फ्रांस की क्रांति शुरू होने के कारण क्या थे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारणों की। दोस्तों, फ्रांस में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16 गद्दी पर बैठे। दोस्तों, लुई 16 एक निरंकुश और अयोग्य राजा थे। वे फिजूल खर्ची भी बहुत ज्यादा करते थे। इस राजा का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोइनेट से हुआ था। अपने पति की तरह ये राजकुमारी भी बहुत खर्चीली थी। मैरी अंतोइनेट उत्सवों में बहुत पैसे उड़ाती थी और जो भी उनके जान पहचान के लोग थे, उनकी मदद करने के लिए वह राजकार्यों में भी दखल अंदाजी करती। वर्साइल शहर में स्थित राजा का महल भी कुछ इसी हालत में था। राजा के महल में करीब 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन वेतन के रूप में धन राशि जरूर लेते थे। ये दोनों खर्चीले तो थे ही, साथ साथ इनके शासन के दौरान फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी बहुत नाजुक थी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका की सहायता करी और वहां के 13 उपनिवेशों को आजाद करवाया। इस कारण फ्रांस का खर्चा 10 अरब लीवरे से भी ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, लीवरे फ्रांस की पुरानी मुद्रा का नाम है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, सप्तवर्षीय युद्ध जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था, उसके कारण भी फ्रांस का वित्त गड़बड़ाया हुआ था। लुई 16 का अपने राजतंत्र पर इस कारण नियंत्रण नहीं रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फ्रांस की राजतांत्रिक व्यवस्था में एक संसदीय संस्था थी जिसे स्टेट्स जनरल कहा जाता है। लेकिन इस संसदीय व्यवस्था का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सन 1614 के बाद 175 वर्षों तक इस संस्था में कोई बैठक नहीं हुई। इसी के साथ साथ राजा की निरंकुश नीतियों पर रोक लगाने के लिए फ्रांस में एक पार्लियामेंट नाम की संस्था भी गठित की गई। इस संस्था को न्यायालय के रूप में गठित किया गया। लेकिन इस संस्था पर भी राजतंत्र ने पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश करी। यहाँ के न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर सके।
दोनों राजा और रानी मिलकर अपने शासन का दुरुपयोग करते थे, जिससे जनसाधारण राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। राजतंत्र के इस हालात के चलते सन 1789 तक आते-आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगे। चलिए देखते हैं इस क्रांति से पहले फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था किस तरह थी और जानते हैं कि इस क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के समाज का विभाजन 3 एस्टेट्स यानी कि श्रेणियों में बटा था। चलिए देखते हैं ये श्रेणियां किस प्रकार थी। दोस्तों, हम इन श्रेणियों को एस्टेट कहते हैं। प्रथम एस्टेट पर थे पादरी, जिनकी जनसंख्या लगभग 1,30,000 थी। अंग्रेजी में पादरी को क्लर्जी कहते हैं। दूसरे एस्टेट पर थे अभिजात वर्ग या फिर कुलीन वर्ग। अंग्रेजी में इन्हें नोबिलिटी कहते हैं। इस वर्ग में 40 लाख व्यक्ति थे। तीसरे वर्ग में आते थे जनसाधारण, जिसमें बड़े व्यापारी, शिक्षित वर्ग, किसान, नौकरी मजदूर आदि होते थे। दोस्तों, तीसरे एस्टेट की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फ्रांस का 90% बनाने वाली ये तीसरी एस्टेट बहुत असंतोष में थी, क्योंकि इन्हें तरह तरह के कर चुकाने पड़ते थे। स्वामी की सेवा करना, उनके घर और खेत में काम करना, सैन्य सेवाएं और कई कठिन काम इस वर्ग के हिस्से में आते थे। डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक आदि इस वर्ग में शामिल थे, जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। ये मिलकर मध्यम वर्ग बनाते थे। दोस्तों, अंग्रेजी में मध्यम वर्ग को कहते हैं बुर्जुआ। दोस्तों, इस बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग में सबसे ज्यादा असंतोष था और इन्होंने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, ये मध्यम वर्ग सुयोग्य और संपन्न होते हुए भी कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं करता था। ये राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित थे और राज्य के सभी बड़े पद कुलीनों के लिए सुरक्षित किए जाते थे। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमान व्यवहार करते थे। इसी कारण फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। दोस्तों, फ्रांस की सामाजिक स्थिति को देखते हुए वहां
दोस्तों, ये है आपके इतिहास के पाठ 3 फ्रांस की क्रांति के भाग 1 का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, फ्रांस की संसदीय संस्था का नाम क्या था? एस्टेट जनरल, वेस्टमिंस्टर संसद, स्टेट्स जनरल या इसमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, 1774 में फ्रांस की गद्दी किस राजा ने संभाली? लुई 14, जॉर्ज तृतीय, मैरी 16 या लुई 16। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट कौन सी थी? पादरी, जनसाधारण, कुलीन वर्ग या किसान। आपका अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोबल, बुर्जुआ, क्लर्जी या एस्टेट। आपका अगला प्रश्न है, किसान जो कर भूमि पर चुकाते थे उसे क्या कहते थे? टिथे, टैले, स्टैम्प कर या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं।